विरोध और ये जो तीव्रता है, इसकी उम्र 4 जून तक है। 4 जून के बाद न उनकी हैसियत होगी, न उनका हौसला होगा। स्वागत है दोस्तों। 2024 के इलेक्शन में जितनी बात राहुल की और मोदी की नहीं हो रही, उससे ज़्यादा बात इस परम ज्ञानी की हो रही है। इसकी वीडियो का बिल्डअप इतना तगड़ा होता है कि देखते ही समझ में आ जाता है कि खोदेंगे पहाड़ और निकलेगा चुहिया, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इससे लोगों को इतनी नफरत क्यों है कि इसका नाम सुनते ही लोग गाली देना शुरू कर देते हैं। मैं अपने कारण बताता हूँ, आप अपने कारण कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पहला, ओवर स्मार्ट एटीट्यूड। इसके हिसाब से करोड़ ऑफ करोड़ पीपल जो कि मोदी को वोट करके जिताते हैं, वो सब मूर्ख हैं। और कैसे मूर्ख हैं, क्यों मूर्ख हैं, इसके ऊपर ये आए दिन रोज़ ना रोज़ वीडियो बनाता रहता है। जैसे अभी इसकी रिसेंट वीडियो के नीचे लिखा है कि कैसे इंडियंस को फूल बनाया। तो भाई मैं तो नहीं हूँ फूल, आप लोग अपना देख लो। इसके हिसाब से हर वो आदमी जिसने कभी मोदी को वोट नहीं दिया वो समझदार है, देशभक्त है। तो अगर आपने इस इलेक्शन में मोदी को वोट दिया है तो माफ़ करिएगा, ना आप समझदार हैं, ना ही आप देशभक्त हैं, आप हैं ब्रेन वॉश्ड फूल। ये सर्टिफिकेट 1008 श्री श्री ध्रुव राठी आपको अपनी वीडियो में दे रहा है। एक ऐसा देशभक्त जिसकी देश के लिए कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, ज़ीरो कंट्रीब्यूशन। दूसरा कारण है मिसलीड करना, वो भी अपने फ़ायदे के लिए। ये और इसके दोस्त या फिर गुरु, जो भी मानता हो ये इसको, ये लोग आप लोगों को मिसलीड करते हैं, थोड़े से फैक्ट्स इधर उधर करके बताते हैं और ज़्यादातर बात करते हैं उन चीज़ों की जिससे आपको मिसलीड किया जा सके, जिससे आपके दिमाग में एक भ्रम पैदा किया जा सके, ताकि आप लोगों की भी संख्या बढ़े और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मोदी को हेट करना शुरू करें। क्योंकि इनका लक्ष्य कुछ नहीं, सिर्फ एक है, मोदी को हटाना है। देश तरक्की करे ना करे, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो ना हो, इससे इनका कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ ज्ञान देंगे आपको, बाकी इनका इरादा सिर्फ एक है, सिर्फ एक। कौन से झूठ, कौन से फैक्ट्स, मैं आपको पूरा बताऊंगा, वीडियो में बने रहें। इसकी पूरी वीडियो स्पेकुलेशन पे चल रही है। स्पेकुलेशन भी ऐसा जिसमें टारगेटेड इंसान दुनिया की नज़रों में सबसे गलत इंसान लगे। चलो तो मैटर अपने हाथ में लेते हैं और करते हैं पोस्टमार्टम इसकी वीडियो का। रियलिटी ऑफ नरेंद्र मोदी। अब ये बताएगा रियलिटी ऑफ नरेंद्र मोदी, जो खुद के ही देश में सिर्फ घूमने आता हो, जिसको ग्राउंड रियलिटी के बारे में कुछ ना पता, वो बताएगा नरेंद्र मोदी की रियलिटी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मैं ज़्यादा वीडियो का पार्ट नहीं लगाऊंगा इसका, क्योंकि ये क्रिटिसिज्म तो खुद करता है, लेकिन जब क्रिटिसिज्म इसके खुद के ऊपर होता है तब ये झेल नहीं पाता, कहीं स्ट्राइक ना मार दे, इसलिए वीडियो शुरू करता है और मंगल वाजपेयी का इंटरव्यू दिखाता है। मंगल वाजपेयी उसके इंटरव्यू में बताते हैं कि कैसे वो मोदी के भक्त और बीजेपी के भक्त हैं, कैसे वो बीजेपी एमएलए के लिए वॉलंटियर वर्क भी करते हैं, पर फिर भी वो अपनी जब प्रॉब्लम बताना शुरू करते हैं तो बताते हैं कि कैसे उनके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँची, कैसे उनको सीवर की दिक्कत है उनके एरिया में। और मंगल वाजपेयी ने अपने यहाँ के एमएलए को ये बताया भी, पर फिर भी कोई इसका सॉल्यूशन नहीं निकला और ना ही कोई निकलने के चांसेस हैं। एक बात नोट करने वाली है कि जो इंटरव्यू ले रहा है, जो जर्नलिस्ट है, वो निरपक्ष जर्नलिस्ट नहीं है। मतलब कि वो किसी एक इंसान का पक्ष ले रहा है। बोला जाए तो गोदी मीडिया है, बस अंतर इतना है कि गोदी अरविंद केजरीवाल की है। बस ऐसे ही एक पॉइंट था तो मैंने बता दिया। आगे ये बोलता है कि कैसे ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान किसी दूसरे इंसान नेता को भगवान मानने लगे, और एग्जाम्पल के लिए 2-3 वीडियो बताए जिसमें कि आम इंसान मोदी को भगवान मानते हैं, उनके भक्त हैं। इसके बाद ये आप बेवकूफ़ों को, आप मूर्खों को ये बताता है कि कैसे ऐसा होता है कि कभी कभी इंसान किसी नेता को भगवान मानने लगते हैं। ये बताता है कि इसके 2 कारण हैं, इमोशनल मैनिपुलेशन और ब्रेन वॉशिंग। आगे इसका कहना है कि सिर्फ हिंदू ही इतना मूर्ख है कि बीजेपी सिर्फ हिंदुओं को ब्रेन वॉश कर सकती है। इसके हिसाब से बीजेपी का वोटर सिर्फ हिंदू है, बाकी के सारे धर्म वाले कोई भी हो, वो सब इतना समझदार है कि वो ना तो बीजेपी को वोट करता है और ना ही ब्रेन वॉश होता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया जाता है? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसने अपनी वीडियो में बताया कि कैसे 4 डिपार्टमेंट होते हैं ब्रेन वॉश के। तो ये 4 डिपार्टमेंट में पहला डिपार्टमेंट होता है जो आपको गर्व की अनुभूति कराता है। इसके हिसाब से जो भी आज तक तिलक लगाकर अपने देवी देवताओं को मानते हुए मंदिर जाता है, वो सब के सब ब्रेन वॉश्ड हैं, क्योंकि उनको बीजेपी आईटी सेल ने बोला है कि आप गर्व की अनुभूति कीजिए, आप हिंदू है। ये पहला डिपार्टमेंट ऑफ ब्रेन वॉशिंग। जबकि हकीकत ये है कि आज तक आपको गिल्ट में डाला गया है कि आप हिंदू। आप तिलक लगा कर जाते थे, आपका मजाक उड़ाया। आप मंदिर जाते थे, आप पर सवाल उठाया कि मंदिर जाने से क्या होता है।
जब आप अपने मंदिर के लिए लड़ाई लड़ रहे थे तब बोला गया कि यहाँ पे हॉस्पिटल और स्कूल क्यों ना बना दिया जाए। जब जब आपने जय श्री राम बोला तब तब इसके जैसे लोग आए और बोले कि राम काल्पनिक है, राम की पूरी कहानी काल्पनिक है। बिल्कुल गिल्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मंदिरों में जो भी चढ़ावा आप चढ़ाते हैं वो हर साल सरकार के पास जाता है और सरकार उस पैसे का इस्तेमाल सभी के कल्याण वाली योजनाओं में लगाती है। तो जो 80 करोड़ लोगों को फ्री का अनाज मिल रहा है उसमें आपका भी पैसा है। गर्व करिए, गर्व से कहिए कि हम हिंदू हैं। स्वामी विवेकानंद ब्रेन वॉश थे शायद। और आप देखेंगे कि कैसे इलेक्शन के टाइम पर ये सारे के सारे नास्तिक आस्तिक बन जाते हैं, और जिस शिवलिंग पर दूध चढ़ाने पर आपसे सवाल किया जाता था कि इनको गरीबों में बांट दो, वेस्ट तो करना, वही जाते हैं और शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं और कहते हैं कि हम सबसे बड़े शिव भक्त हैं। फिर आता है दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ ब्रेन वॉशिंग, जो आपको बताता है कि आप विक्टिम हैं। मतलब इतने सालों तक जो भी आपके साथ में हुआ है उस सिचुएशन में आप विक्टिम थे, कैसे सदियों से आप और आपके पूर्वज विक्टिम थे, ये सब बताकर आपको ब्रेन वॉश किया जाता है। डिपार्टमेंट नंबर 2 में, जहाँ ये न्यूज़पेपर की कटिंग से पढ़कर आपको ये बता रहा है कि हिस्ट्री क्या थी। इसके हिसाब से आप कभी विक्टिम थे ही नहीं। कभी मुगलों ने आपके ऊपर राज नहीं किया था, कभी मुगलों ने राज करने के साथ साथ आपके ऊपर अत्याचार नहीं किया था। मुगलों ने तो भाईचारा और गंगा जमुनी तहजीब यहाँ पर लेके आए थे। ये आपको बताएगा कि कैसे लव जिहाद कुछ नहीं, सिर्फ एक मिथ है और एक ब्रेन वॉश की टेक्निक इन लोगों ने बनाई है आप लोगों को विक्टिम बनाए रखने के लिए। ये परम ज्ञानी आपको बताएगा कि औरंगजेब ने तो कभी कोई मंदिर तोड़ा ही नहीं। ये आपको बताएगा कि कैसे रानी पद्मावती ने कभी जौहर किया ही नहीं था, क्योंकि खिलजी तो उन्हें पाना ही नहीं चाहता था, वो तो शांति प्रिय दूत था। ये तो बाद में आरएसएस ने आपकी हिस्ट्री में लिख दिया आपको ब्रेन वॉश करने के लिए। पहली बात तो इसके सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ही देख लो। इसके सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन से ही आपको पता चल जाएगा कि कितना बड़ा ज्ञानी है, जो न्यूज़पेपर की कटिंग से पढ़कर आपको ये बताएगा कि हिस्ट्री में क्या हुआ था और क्या नहीं। इसके सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन देख कर ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये किसका खाता है और किसके लिए हकता है। तीसरा डिपार्टमेंट दोस्तों, जिसमें ये बता रहा है कि कैसे ब्रेन वॉशर आप लोगों को बताते हैं कि आपको उन लोगों से खतरा है। किन लोगों से ये नहीं बताया, इसके लिए उसने एक सेपरेट वीडियो बनाई जिसमें ये 4 एग्जाम्पल उठाकर लेके आता है, जिसमें विक्टिम मुसलमान थे, और ये 4 एग्जाम्पल उठाकर लाता है जिसमें कि विक्टिम हिंदू थे, और बोलता है कि कैसे गोदी मीडिया ने, जिसमें दोषी मुसलमान थे, उन सारे इंसिडेंट्सों को उठाकर पूरे ही मुसलमानों को खूनी बता दिया। तो तूने क्या किया? 2-4 हिंदू वाले इंसिडेंट्स उठा के सारे हिंदुओं को ब्रेन वॉश बता दिया। क्या आज़ादी के बाद से आज तक कभी हिंदुओं को धर्म के नाम पर नहीं मारा गया? क्या कश्मीर से हिंदुओं को धर्म के नाम पर मार कर नहीं भगाया गया? उनकी महिलाओं का रेप नहीं किया गया? क्या धर्म के नाम पर देश का बंटवारा नहीं हुआ? डायरेक्ट एक्शन डे के दिन क्या हिंदू विक्टिम नहीं थे? और अगर कोई ये सब बता रहा है तो वो ब्रेन वॉश कर रहा है। और सच्चाई ये है कि आपकी सच्चाई और आपका इतिहास सिर्फ ये आपको बता सकता है। जो ये बोलेगा वही सही होगा, जो इसने बोल दिया वही सही है। मूर्ख जनता। 4th डिपार्टमेंट है कल्ट ऑफ मोदी, जिसके ऊपर हमारी भी आज की पूरी वीडियो है। 4th डिपार्टमेंट यानी कि इस वीडियो में ये बात करता है मोदी और मोदी के पास्ट की, कैसे मोदी की एक इमेज बनाई गई है गरीबों की, ताकि ये देश की आम जनता के साथ में कनेक्ट कर पाए। ये छोटे मोटे फैक्ट्स इधर उधर से उठाकर लाता है और स्पेकुलेशन करता है और आपको बताता है। आपको बताता नहीं है, सिर्फ एक वहम आपके दिमाग में डाल देता है कि कैसे मोदी की इमेज बनाई जा रही है कि वो एक गरीब थे। अब असल में कितने गरीब थे कितने नहीं, यही आपको बताएगा स्पेकुलेशन। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि ये कैसे थोड़े बहुत स्क्रीनशॉट उठाकर लाता है सो कॉल्ड फैक्ट्स के और लेफ्टिस्ट विचारधारा के, और उन सब के बेसिस पे स्पेकुलेशन करके ये बताता है कि कैसे मोदी ने डिक्टेटरशिप की शुरुआत कर दी है और आप सब मूर्ख बेवकूफ़ ब्रेन वॉश हो चुके हो। ये कहता है कैसे मोदी के इतने सारे फेलियर्स के बाद भी लोग उन्हें भगवान मान बैठे। इसके हिसाब से इन सारी चीज़ों की शुरुआत हुई 2013 में, जब मोदी के ऊपर एक बायोग्राफी लिखी गई। ये बायोग्राफी ही शुरुआती पॉइंट है मोदी को चाय वाला या फिर चाय वाले का बेटा कहने का। ये बताता है कि ये कैसे एक पूरा का पूरा प्रोपोगेंडा है मोदी की इमेज बनाने के लिए कि वो गरीब था और गरीब है। फिर एक इंटरव्यू में उठाई गई बातों पे ये सवाल उठाता है जिसमें मोदी बोलते हैं कि वो कितने गरीब थे और कितनी गरीबी उन्होंने पास से देखी। फिर आता है इसका रियल आइडिया ब्रेन वॉश करने का। ये कुछ फोटोज लेके आता है और वो आपको दिखाता है, जैसे कि ये सारी फोटोज दिखाकर आपको बताता है कि कैसे बचपन में एक गरीब परिवार के लड़के के पास में सूट भी थे और उनकी फोटोज भी थी। तो ये आपको कनेक्ट करने के लिए खुद से इसके खुद के बारे में बताता है कि ये 1994 में एक मिडिल क्लास घर में पैदा हुआ और आज तक इसकी ऐसी भी कोई भी फोटो नहीं है बचपन की जिसमें इसने सूट पहना, जबकि असल में ये फोटोज मोदी जी की जब की हैं जब वो एनसीसी में थे। एनसीसी में यूनिफॉर्म मिलती है। अब इसे तो पता नहीं होगा इसने कभी देश के लिए कुछ काम किया हो तो इसे पता हो। और ये वाली फोटो मोदी के बचपन की नहीं, जवानी की फोटो है, जब ये कॉलेज में हुआ करते थे। कॉलेज में ये नाटक यानी प्ले किया करते थे, जिस प्ले में इन्होंने एक हरित क्रांति का नाटक भी किया था। और हरित क्रांति के नाटक की ये फोटोज़ को वायरल करके ये बोलता है
कि कैसे मोदी इतना गरीब होने के बाद भी सूट पहना करते थे। जबकि कोई थोड़ा सा लॉजिक लगाएगा तो उसे पता चलेगा कि ज़्यादातर नाटकों में जो यूनिफॉर्म जो ड्रेस होती है वो स्कूल या कॉलेजेस प्रोवाइड करते हैं, और अगर नहीं तो दोस्त लोग आपस में मिलकर अरेंज करते हैं। फिर यह आता है चाय वाली बात पर कि कैसे उनके पिताजी चाय नहीं बेचते थे, रेलवे स्टेशन पर एक कैंटीन चलाया करते थे, कैंटीन के ठेकेदार थे। कैंटीन की हालत थी ये, अगर 1994 में तेरे पिताजी भी ये कैंटीन चला रहे होते तो जर्मनी कभी पढ़ाई करने के लिए नहीं जा पाता। जिस हिसाब से ये इल्ज़ाम लगा रहा है मोदी के ऊपर कि मोदी असल में गरीब नहीं थे। और ये कैंटीन की हालत देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मोदी ने करोड़ों गज की ज़मीनें जर्मनी में ज़रूर खरीद ली होंगी ये कैंटीन चलाकर। वैसे तो आप पकौड़ा बेचने वाले को रोज़गार ही नहीं मानते, तो ये कैंटीन चलाने वाले को रोज़गार और गरीब मानने में इतनी क्या दिक्कत? निरंजन, जो कि एक राइटर थे इनकी बायोग्राफी के, उसके हिसाब से मोदी की इस पूरी स्टोरी गरीबी वाली ओवर एग्जैजरेटेड है, मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताई गई। इस राइटर के हिसाब से मोदी जी के पिताजी के पास में इतने पैसे हुआ करते थे कि वो मोदी जी को और मोदी जी के भाइयों को स्कूल भेज सके। तो दोस्तों, अगर आप भी रेलवे स्टेशन पर एक कैंटीन चलाते हैं और चाय बेचते हैं तो आपकी जेब में भी इतना पैसा होगा कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें, तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि आप गरीब नहीं हैं। ये सब तो ठीक है, पर कभी कभी आप सोचते होंगे कि ये सवाल क्यों उठाए जाते हैं गरीबी पर। इसको क्या ही लेना देना कि मोदी गरीब थे कि नहीं थे। ये एक बहुत बड़ी ट्रिक है दोस्तों। मोदी जी इंस्पायर करते हैं लाखों बच्चों को, लाखों युवाओं को, ऐसे युवाओं को जिसकी जेब में पैसा नहीं। वो इंस्पायर करते हैं कि एक चाय बेचने वाले का लड़का अगर प्रधानमंत्री बन सकता है तो आप भी बन सकते हैं। तो ऐसा होता क्यों है कि किसी की गरीबी पर इतने सवाल उठाए जाए? उसके गरीब होने या ना होने से इतना क्यों फर्क पड़ता है? मैं आपको बताता हूँ। हम सब भारतीय जानते हैं और हमारा दिल जानता है कि कैसे इतनी निचाई से उठकर कोई आदमी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। इन सारी सोच को चैलेंज देती है ये सोच कि मोदी, एक चाय बेचने वाले का लड़का, अगर प्राइम मिनिस्टर बन सकता है तो लाखों करोड़ों गरीब जो आज हताश हो जाते हैं कि हम क्या ही कर सकते हैं जीवन में, उन्हें एक इंस्पिरेशन मिलती है। तो इन लोगों का काम है उस इंस्पिरेशन को ही झूठा साबित कर देना, ताकि आगे कोई ये ना सोच पाए कि कोई निचले स्तर से उठकर इतने बड़े पद पर पहुंच सकता है। ये और इसके जैसे कुछ लेफ्टिस्ट चाहते हैं कि इस सोच को ही झुठला दिया जाए, इस इंस्पिरेशन को ही झुठला दिया जाए, ताकि आप फिर से सरेंडर कर दें उन लोगों को जो लोग 4 दशकों तक देश पर राज कर चुके हैं। फिर ये आगे वीडियो में एग्जाम्पल देता है कि कैसे ज़्यादातर डिक्टेटर एक गरीब परिवार से ही थे। इसके मुताबिक आप अगर गरीब परिवार से हैं और आप किसी ऊंचे पद पर पहुंचते हैं तो आपके अंदर डिक्टेटर बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप में से कितने लोग गरीब होंगे? तो गरीबों के बच्चे आप सुन लीजिए, आपको ऊपर क्यों नहीं बढ़ने दिया जाता है? क्योंकि आपसे खतरा है डिक्टेटर बनने का। फिर ये वीडियो में आगे इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करता है कि कैसे ये घोटाला नहीं, घोटालों का बाप है। जिस घोटाले का एक बड़ा पोर्शन विपक्ष पार्टियों ने भी लिया है, उसकी ये बात कभी नहीं करता। दोस्तों, लाखों फैक्ट चेकर अगर इसके मुंह पर फैक्ट फेंक कर भी मारे तो भी ये नहीं मानेगा, तो भी ये इलेक्टोरल बॉन्ड को जब तक झूठ बोलता रहेगा, जब तक एक अमाउंट ऑफ पीपल इसे सच ना मानने लगे। दोस्तों, चंदा लेकर पार्टियां इलेक्शन तब से लड़ रही हैं जब से देश आज़ाद हुआ है। ये कोई इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद की प्रक्रिया नहीं है, जबकि इलेक्टोरल बॉन्ड के आने से पहले इस बात का कोई हिसाब किताब नहीं रखा जाता था कि किस पार्टी ने किससे कितना लिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉन्ड की उस बात को बोला है जिसमें ये प्राइवेसी की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये जनता का अधिकार है जानने का कि किस पार्टी ने किससे कितना लिया, पर सुप्रीम कोर्ट के पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड आने से पहले इसका क्या होता था। कोई हिसाब किताब है? राठी, तू ही बता। बीफ बीफ कर कर जो इतने दिनों से तू चिल्ला रहा है, क्या इलेक्टोरल बॉन्ड अगर नहीं होते तो तू बीफ बीफ चिल्ला पाता? क्या तुझे पता चलता भी कि बीजेपी ने किससे चंदा लिया, किससे चंदा नहीं लिया? कोई भी पार्टी इतनी तो मूर्ख नहीं होगी कि चंदा लेने के बाद में धंधा दे और उस चीज़ का रिकॉर्ड भी रखे। चंदा लेकर धंधा देने वालों के लिए सबसे बेस्ट सिस्टम था इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले, जिसमें बाय कैश आप किसी भी पार्टी को कितना भी दे सकते थे, उस पर कोई लिमिट भी नहीं थी और उस पर किसी की नज़र भी नहीं थी। फिर ये इल्ज़ाम लगाता है मोदी पर कि कैसे राहुल गांधी की एक इलीट इमेज मोदी प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों, ये तो लगा हुआ है अपना प्रोपोगेंडा करने में, पर आप 1 मिनट आंख बंद करके सोचो कि आपके परनाना भारत देश के पहले प्रधानमंत्री, और वो भी प्रधानमंत्री बनने से पहले एक समृद्ध परिवार से आते हैं। आपकी दादी देश की दूसरी ऐसी प्रधानमंत्री बनती है जो आपके ही परिवार से आती है। इसके बाद में आपके पिताजी ऐसे प्रधानमंत्री बनते हैं, तीसरे जो आपके घर से निकलते हैं। आपका जन्म भी देश के सबसे बड़े घर प्रधानमंत्री आवास में होता है। इलेक्शंस में 70% इलेक्शंस हारने के बाद भी आप देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पार्टी के सबसे बड़े नेता आज भी बने रहते हैं। सवाल कीजिए, क्या आप एलीट नहीं है? इसमें प्रोजेक्ट करना ही क्या है, ये तो फैक्ट है भाई। राहुल गांधी इज एलीट, राहुल गांधी इज प्रिविलेज्ड। इसके बाद में वीडियो में आगे बात करता है अडानी अंबानी की। अडानी अंबानी को कैसे पैसा उठाकर दे दिया।
कोई एक बार कहीं पे एक्सप्लेन कर तो दो बैठकर अच्छे से कि भाई मेरी जेब में से अडानी अंबानी ने पैसा निकाल कैसे लिया मेरी बिना मर्जी के। एक बार एक्सप्लेन कर दो तो हम लोगों को भी समझ में आ जाए कि आप क्या बात कर रहे हो। आगे राहुल गांधी की वीडियो ये एग्जाम्पल के तौर पर लगाकर आपको बताता है कि कैसे राहुल गांधी ये सोच रहे हैं कि जितना पैसा मोदी ने अडानी अंबानी को दिया उतना ही पैसा ये गरीबों को दे देंगे। पहले बता तो दो कि कितना पैसा मोदी ने अडानी अंबानी को दिया है, ताकि सरकार में आओ तो हम आपसे पूछ तो सकें। नहीं तो बाद में आप बोल दोगे कि मोदी ने तो 0 पैसा दिया है जी, तो हम भी गरीबों को 0 पैसा देंगे। हमने तो बोला ही था जितना पैसा दिया है मोदी ने उतना ही पैसा देंगे हम गरीबों को। आगे ये वीडियो में बोलता है कि राहुल गांधी ने अगर ये बोला है कि 22 करोड़ लोगों को ये गरीबी रेखा से बाहर निकाल देंगे, तो क्या गलत बोला है? गलत नहीं बोला मेरे भाई, लेकिन बार बार बोला है। ये परनाना ने भी बोला था राहुल गांधी के, ये दादी ने भी बोला था राहुल गांधी के, ये पिताजी ने भी बोला था राहुल गांधी के। और गरीब आज भी गरीब। इसकी आगे की वीडियो में बोले गए झूठ का पर्दाफाश हम अगली वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चैनल नया है तो थोड़ा सा सपोर्ट ज़्यादा लगेगा। बाकी जय हिंद।